हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विजय पथ श्रृंखला का आज 27वां लेक्चर है। हम लोगों ने पॉलिटी के पीवाईक्यू किए, साइंस के पीवाईक्यू किए, प्रैक्टिस करी, हिस्ट्री के पीवाईक्यू कर रहे हैं और आज एक हिस्ट्री की क्लास होगी। एक हिस्ट्री की क्लास कल करेंगे, उसके बाद हम लोगों को ज्योग्राफी करनी है, इन्वायरमेंट करनी है और कहीं ना कहीं इकोनॉमी के पीवाईक्यू भी करने हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें मैं 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ कुछ ओवरव्यू जो चल रहा है इस श्रृंखला में। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। बस 1 मिनट का मैं आपका समय लूंगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो देखो, एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग डेली क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद टेलीग्राम पे डेली आपको टारगेट दिए जा रहे हैं। क्लियर? उन टारगेट में सीन ऐसा है कि हर सब्जेक्ट का 1 या 2 टॉपिक आपको दिया जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड साइंस। आपसे कहा गया है कि करंट अफेयर आप डेली कुछ ना कुछ अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए और डेली अपने अकॉर्डिंग सीसैट की प्रैक्टिस करते रहिए। बस आपको डेली इतना करना है, यानी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस है आपके पास, टारगेट्स हैं आपके पास, करंट अफेयर एंड सीसैट, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता टारगेट कहाँ दिए जा रहे हैं, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और पीवाईक्यू के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों ने पॉलिटी के कर लिए हैं और साइंस के कर लिए हैं, फिर उसके बाद हिस्ट्री के भी काफ़ी पीवाईक्यू हो ही चुके हैं, क्योंकि हम लोग अगर 20 क्वेश्चंस करते हैं एक क्लास में तो उनका एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा रहता है कि वो 5 से 7-8 क्वेश्चंस के बराबर हो जाता है। तो एक क्लास के अंदर हम लोग 100 से ज़्यादा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले ही 2 मिनट के अंदर, कि पॉलिटी के भी 800 से 900 पीवाईक्यू की पीडीएफ मैंने दे दी है, साइंस की भी पीडीएफ पीवाईक्यू की 1000-1200 क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने आपको दे दी है, हिस्ट्री के भी 1000-2000 पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की पीडीएफ मैंने आपको दे दी है। ऐसे ही ज्योग्राफी की पीडीएफ मिल चुकी है आपको, इकोनॉमी की पीडीएफ आपको दे दी गई है, इन्वायरमेंट की पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम, फ्री में अवेलेबल है। पीवाईक्यू की पीडीएफ है, फ्री में ही रहनी चाहिए, फ्री में आपके पास है। ऐसी जो ये पीडीएफ है ऐसी ही अवेलेबल है, आप इनको घर पे सॉल्व करो, याद करो, और जो क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं पीवाईक्यू यहाँ पे भी मैं करा रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आके देखते हुए चलो। हिस्ट्री के जितने पीवाईक्यू आज और कल में हम लोग करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। लेकिन मैंने क्या बोला है, पीवाईक्यू आप लोग करते रहिए, टारगेट मैं आपको दे रहा हूं वो फॉलो करो, उसके बाद आधा घंटा आप पीवाईक्यू जरूर लगाओ, ठीक है। चलिए, इधर उधर की बातें हो चुकी हैं, अब हम लोग आते हैं। अच्छा हाँ, जिनको ये नहीं पता है, टारगेट में कहीं ना कहीं यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज ऐड है। टारगेट में यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज ऐड है। ये क्यों ऐड करी है? क्योंकि जिसने ये टेस्ट सीरीज लगाई उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, क्योंकि उसी हिसाब से टारगेट भी दिए जा रहे हैं कि एक दिन आप टेस्ट लगाओ, एक दिन उसकी एनालिसिस करो, उसी अकॉर्डिंग हम टारगेट भी दे रहे हैं। आप, मैं जो टारगेट बना रहा हूं वो इसी अकॉर्डिंग है कि आप एक दिन टेस्ट लगाओ, एक दिन उसकी एनालिसिस करो। तो अब जिसने भी एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया और जिसने भी बहुत अच्छे से टारगेट कंप्लीट कर लिया, प्रीलिम्स बहुत इजी हो जाएगा उसके, मतलब उसके लिए क्वालिफाई करना, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से हम लोग स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके डिस्कस करेंगे। सवाल कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भाग में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था की गई, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब एक एक करके करेंगे, ठीक है। चलिए मैं अभी कैमरा ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं जब एक्सप्लेन करूँ, लिखूँ काफी सारी चीजें, तो लैग ना हो। बहुत लैग होता है यार, क्या बताएं हम आपको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास क्वेश्चन से। चलिए, तो जो मैंने बोला कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कैसे करेक्ट हैं, तो ध्यान से देखो। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग भू राजस्व की व्यवस्था लागू करी, ठीक है। अब भू राजस्व व्यवस्थाएं कैसी थी पता है आपको? आई थिंक सभी को पता होगा। जिनको नहीं पता वो इनके बारे में एक बार जरूर पढ़ लेंगे। जैसे स्थायी बंदोबस्त, पता है आपको? स्थायी बंदोबस्त एक थी। फिर आपको एक और पता होगा, रैयतवाड़ी, एक और आपको पता होगा महलवाड़ी। तो प्लीज इनके बारे में आप पढ़ लोगे, पढ़िएगा इनके बारे में, ये आप टास्क में ऐड कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं स्थायी बंदोबस्त ये किन पर केंद्रित था, स्थायी बंदोबस्त किन लोगों पर केंद्रित था, तो ये ध्यान रखना, स्थायी बंदोबस्त जमींदारों पर केंद्रित था, ठीक है, जमींदारों पर केंद्रित। क्लियर? अच्छा, इसमें क्या हुआ, इसमें पता क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, जो जमींदार थे मालिक एवं किसान काश्तकार बन चुके थे। यानी ये मालिक बनते चले गए और किसान कहीं ना कहीं क्या क्या बनते चले गए, किसान क्या बन गए, काश्तकार। क्लियर? बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना।
अगर आपसे इस मतलब स्टेट आपसे पूछ ले स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू किया गया, तो क्या बताओगे? आई थिंक मुझे लगता है सभी को पता होगा स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था बिहार, पता है बिहार में जैसे लागू किया गया, आप देखोगे बंगाल में भी लागू किया गया। थोड़ी थोड़ी चीजें पता रहती तो ठीक रहता है। ठीक है। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में क्या सिस्टम था पता है? रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में इसमें किसान खुद भूमि के मालिक रहे, लेकिन राजस्व किसको देते थे? सरकार को। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में एक चीज आप कॉमन देखोगे, इसमें क्या था? इसमें कॉमन सेंस कॉमन, इसमें आप ये देखोगे इन दोनों में किसान क्या है? किसान क्या है? मालिक है। किसान खेत का तो मालिक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं राजस्व दे रहा है किसको? सरकार को। क्लियर? यही चीजें, इन्हीं की वजह से क्या हुआ कि आप देखोगे किसानों में आर्थिक, सामाजिक और कई तरीके के अन्य वर्ग पैदा होते से चले गए, बनते चले गए। इसी तरीके से ग्रामीण समाज में नए वर्ग बने, जैसे जमींदार, एक नया वर्ग निकल के आया जमींदार, एक नया वर्ग निकल के आया काश्तकार। फिर आप देखोगे एक ऐसे ही एक नया वर्ग निकल के आएगा, वो है बेरोजगार खेतीहर। एक नया वर्ग ऐसे बन के चला आया। तो कहीं ना कहीं ये नए नए वर्ग उभरना शुरू हो गया। इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। क्लियर? चलें आगे। तो यानी कि हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, व्याख्या भी सही है क्योंकि। चलो इधर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, गीता रहस्य, अ नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक है। और ये बुक लिखी किसने है, ये सवाल है। और बेटा ये सवाल बहुत बार इस तरीके के सवाल पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ आज पूछे गए, आगे भी पूछे जाएंगे, है ना। तो अगर इन्हें हम रिवाइज कर लें फायदा रहेगा ना। तो द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन किसने लिखी पता है? ये लिखी थी लाला लाजपत राय ने। ठीक है। गीता रहस्य किसने लिखी? ये लिखी बीजी तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। और अ नेशन इन मेकिंग किसकी थी? ये थी एस एन बनर्जी। क्लियर? और इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। कोई डाउट? एक बार इसे रिवाइज करेंगे शाम को, ठीक है। इसे सोने से पहले बस आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बस। द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन कहीं ना कहीं लाला लाजपत राय, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, अ नेशन इन मेकिंग एस.एन. बनर्जी, और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन का ईयर क्या था, तो इसका ईयर था 1908। ठीक है। गीता रहस्य का ईयर था 1905, सॉरी 1915 था, 1915 था। ठीक है। अ नेशन इन मेकिंग की 1925, और इंडिया विंस फ्रीडम आप देखोगे 1957। ठीक है। ये इंडिया विंस फ्रीडम में आप देखोगे मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। ठीक है। और गीता रहस्य में आप क्या देखते हो? गीता रहस्य में आप देखते हो कि जब ये जेल से रिहा हुए मंडेला जी, तो उसके बाद ये प्रकाशित हुई है। ठीक है। चले आगे। खैर इतना अभी इंफॉर्मेशन का आप इतनी भी अपने पास रखते हो तो ठीक है, याद हो जाएगा, है ना, याद कर लेना। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? सवाल है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? अच्छा, जो ये मैं कह रहा हूं, आपने मेरे साथ बैठ के पीवाईक्यू कर लिए जितने मैंने कराए, फिर उसके बाद आपने घर पे प्रैक्टिस कर ली पीवाईक्यू की, जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आपने वो कंप्लीट कर लिए, रिवीजन कर लिया, बस। उसके बाद अगर टारगेट कंप्लीट होने के बाद आपके पास समय बच रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। डोंट वरी, करंट अफेयर मत स्किप करना, बस मेजर गेम चेंजर का रोल प्ले करता है। और उसके बाद सी सेट, कई बच्चे यहां से बाहर हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? एम.के. गांधी, सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? बताइए किसने भाग नहीं लिया? तो मैं आपको बता देता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। किसने भाग लिया था? तो एम के गांधी जी को आप देखोगे भाग लिया है उन्होंने, सरोजनी नायडू ने भाग लिया, मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया। अच्छा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब है? तो ये हुआ है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। क्लियर? ध्यान रखेंगे। चले
तो कम से कम रिवीजन के लिए कम से कम ये ध्यान रखना है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो देख लेते हैं, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया बताओ। चलो कौन बताएगा? सब लॉर्ड हेस्टिंग ने किया क्या? नहीं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया? नहीं। लॉर्ड ऑकलैंड ने किया? नहीं। लॉर्ड डलहौजी ने किया था। क्लियर है? इसका शासनकाल 1848 से आप देखोगे 1856 तक। मतलब इसके शासनकाल में आप देखोगे कि भारत में जो साम्राज्य का विस्तार था बहुत चरम पे था। क्लियर है? तो सिक्किम कहीं ना कहीं आप देखोगे 1975 में सिक्किम जनमत संग्रह के पश्चात भारतीय संघ का हिस्सा बना था, लेकिन उसके पहले 1850 में ही कहीं ना कहीं आप देखोगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सिक्किम भारत में आ चुका था। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, उत्तर वैदिक समाज कैसा था, ऋग्वैदिक समाज कैसा था, मध्यकाल का समाज कैसा था। कॉमन सेंस से अब आपको बताना है सवाल। चलो करो, मैं आपको इस सवाल को करने का 1 मिनट का समय प्रॉपर देता हूं, आप इस सवाल को करो। इसीलिए मैं शांत हूं, प्रॉपर इस सवाल को करो, कॉमन सेंस से करना लेकिन। ठीक है, कॉमन सेंस से इस सवाल को सॉल्व करो कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, उत्तर वैदिक समाज कैसा था, ऋग्वैदिक समाज कैसा था और मध्यकालीन समाज कैसा था। अब समझ आया? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और उत्तर वैदिक समाज कैसा था? ये कृषक समाज था। और ऋग्वैदिक समाज कैसा था? ये ऋग्वैदिक समाज आप कहीं ना कहीं देखोगे चारागाह जैसा था। और मध्यकाल समाज जमींदारी प्रथा के लिए था। क्लियर? क्लियर? चलें आगे। उत्तर वैदिक समाज, अच्छा देखो, उत्तर वैदिक समाज में आप कृषक जीवन देखते हो, ऋग्वैदिक समाज में आप चारागाह वाला सीन देखोगे, और मध्यकाल में जमींदारी प्रथा बहुत आम थी। सीमांत किसान वर्ग, ये सब कहीं ना कहीं जमींदारी प्रथा किसान वर्ग और भूमि स्वामित्व पर केंद्रित हो चुकी थी। तो वहां से ये सवाल मैंने आपको कराया। चले आगे, आज थोड़ा सा जुकाम ज्यादा हो गया। एक्सलास एपल, एक्सलास एपल्स, एक तो पहली बात तो बच्चा ना, ये तुम ये संधि याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, यही पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद ये हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये भी सही है। क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर? आप देखोगे कि मद्रास जो फ्रांसीसियों ने जीता था, अंग्रेजों को वापस किया गया बाद में। चलें आगे। चलो क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट सवाल? कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। विचार करो, आप विचार करो, मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, चलो। कह रहा है मुल्तान का सूर्य मंदिर का उल्लेख, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबुज ईद, अल मसूदी, अल बरूनी ने किया है। सामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो चलो बताओ, इसमें मैं आपको बताता हूं। जब आप देखोगे मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख, तो इन तीनों ने किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ह्वेनसांग को भी देखोगे, आबुजीद, अल मसूदी, अल बरूनी, इन सभी ने कहीं ना कहीं मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख आप देखोगे। ठीक है, क्लियर? और सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो कहीं ना कहीं देखो, पहली बात तो ऐतिहासिक इतना अच्छा उस मतलब साक्ष्य मिलते नहीं है, लेकिन सूर्य पूजा से संबंधित उत्सव छठ पूजा है ना, तो कहीं ना कहीं उससे भी रिलेटेड है। इस वजह से सेकंड ऑप्शन एक करेक्ट हो जाता है। तो इस वजह से दोनों सही इसमें माने जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या माना है? मुझे लगता है 1784 का सी माना है, यानी करेक्ट है अपना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? एक साइड देखो महाजनपद दिए गए हैं आपको, और एक साइड उनकी राजधानी दी गई है। चलो बताओ कौन सा किससे कनेक्ट होगा? मत्स्य का किससे कनेक्ट करोगे? मत्स्य का विराटनगर से। ठीक है, कुरु का किससे कनेक्ट करोगे? इंद्रप्रस्थ थी राजधानी। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। कल ही बताया मैंने, कल एक सवाल किया था उसमें बताया। अस्मक की पोतन, मैंने बता रखा था कब, है ना, कल बताया था मैंने आपको। तो प्लीज इसे रिवाइज करना। ये इस तरीके के सवाल, बस इतना समझो, ये आपको मार्क्स दे के जाते हैं, पता है आपको, ये सीधे सीधे मार्क्स देते हैं आपको।
कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सीधे मार्क्स आपको देंगे, क्योंकि ये सवाल या तो सही या तो गलत, इनमें कोई आपको ज्यादा एनालिसिस नहीं करनी है, थिंकिंग प्रोसेस नहीं इस्तेमाल करनी, चुपचाप शांति से इंफॉर्मेशन आती है तो सवाल सही अन्यथा गलत। ठीक है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी चीजों को करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए थोड़ा कॉमन सेंस से। पता लगा पढ़े जा रहे हो, सवाल कहीं और से आना है, खुद ही पढ़ रहे हो। अब सवाल क्या कह रहा है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? चलो बताओ, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? एग्रोनोमोई, तो मौर्य काल में जो एग्रोनोमोई अधिकारी होता था ना, एग्रोनोमोई अधिकारी मौर्य काल में ये संबंधित होता था सड़कों के निर्माण से। इस वजह से आप देखो कि इसका आंसर मार्ग निर्माण होगा। देखो उस मार्ग निर्माण सिर्फ यही नहीं होता था, उसका रख रखाव भी आता था उसमें। ठीक है, उसमें रख रखाव की व्यवस्था भी आती थी। फिर आप देखोगे इनका मुख्य कार्य क्या होता है, मार्गों का निर्माण करना भी होता था, निर्माण करने से भी रिलेटेड था, उसका संरक्षण करना, और कहीं ना कहीं यही चीज किससे जुड़ी थी, प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी थी। क्लियर, ये चीज आप किससे जुड़ी हुई देख रहे हो, प्रशासनिक व्यवस्था से। अब इस व्यवस्था से क्या होगा, तत्कालीन भारत में क्या बढ़ने वाला था, आप देखोगे ये चीज जब सही रहेगी तो कहीं ना कहीं आप व्यापार बढ़ता हुआ देखोगे, है ना। फिर आप अगर सैन्य संचालन करना चाहो, रोड आपकी सही है तो आपका सैन्य संचालन भी कहीं ना कहीं सही रहेगा। क्लियर, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आप देखोगे ऐसे बहुत सारे अधिकारी नियुक्त किए गए थे ताकि शासन व्यवस्था सुचारू ढंग से चलती रहे, उसमें कहीं किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्लियर, चलें आगे। चलो, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? श्री पर्वती, तो अपने आप में ये क्वेश्चन समझने वाला भी है, साथ में याद करने वाला है, चुपचाप शांति से याद करो, आगे बढ़ो। तो मैं बता देता हूं किस वंश के शासकों को, तो इक्ष्वाक वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया। क्लियर, अच्छा अगर आपसे पूछे तो इक्ष्वाक वंश के बारे में आपको एक पॉइंट बता देता हूं कि भारत की पूर्वी जो कृष्णा नदी घाटी है, कौन सी, कृष्णा नदी घाटी, ये यानी आंध्र प्रदेश में है ना। यहां पे तीसरी, ये पता होना चाहिए अगर सवाल आ जाए तो कंफ्यूजन ना हो, कम से कम तीसरी और चौथी शताब्दी में इन लोगों ने शासन किया। अगर इनकी राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी कौन सी थी, तो इनकी राजधानी थी विजयपुरी। यही सब चीजें पूछता है पीसीएस, और कुछ थोड़ी पूछेगा, यही चीजें पूछता है। इसकी राजधानी क्या थी, विजयपुरी। ठीक है, आप देखोगे पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है, और भी कुछ कहा गया है, इन्हें कहा गया है आंध्र भृत्य। क्लियर, और इन्हें गुप्त काल के समकालीन भी माना जाता है। और देखोगे इनके बारे में जब आप बहुत डीप में पढ़ोगे तो आपको इनको बौद्ध और वैदिक संस्कृति से इनका बहुत कहीं ना कहीं गहरा संबंध भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, खैर अब उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप देखोगे कि इन्हीं इक्ष्वाक वंश के लोगों का बौद्ध धर्म से और वैदिक संस्कृति से कहीं ना कहीं संबंध देखने को मिल जाता है, जब आप मेंस में इसी तरीके से एनालिसिस करके लिखा जाता है तो वो एनालिसिस के थ्रू जब हम देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रिलेशन मिलता हुआ दिखाई देता है। सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? चलो बताओ, पता है कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्लियर है, ये एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक है जिन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। और भारत किससे सम्मानित किया, पहले तो ये ध्यान रखो, इन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। कब सम्मानित किया? 1987 में किया। अच्छा, कुछ चीजें यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको दिखें तो करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ कल्चर के क्वेश्चंस अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पूछे गए हैं यहाँ पे, तो कल्चर के क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे, आर्ट एंड कल्चर के। ठीक है मेरा बच्चा, मेरे दोस्त, चलो 1987 में किया। ठीक है, आप देखोगे इन्हीं खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी भी कहा जाता था। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं अहिंसात्मक आंदोलन के लिए प्रसिद्ध थे। अगर इनसे पूछा जाए तो मतलब
अहिंसात्मक आंदोलन। इन्हें आप देखोगे अहिंसात्मक आंदोलन के लिए प्रसिद्ध माना गया। ठीक है, इन्होंने एक आंदोलन का नेतृत्व किया था, उस आंदोलन का नाम क्या था, कोई बताएगा? उस आंदोलन का नाम था खुदाई खिदमतगार आंदोलन। आप एक आंदोलन देखोगे, इस आंदोलन का इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व। क्लियर? अब भारत विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में रह गए, लेकिन भारत के प्रति उन्होंने एक बहुत मित्रवत दृष्टिकोण बनाए रखा और भारत सरकार ने उनके अद्वितीय योगदान के लिए 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया। इस वजह से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया, तो हमें इतना ध्यान रखना जरूरी है ना। देखो, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज खराब लगे आपको तो प्लीज़ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना, आज बहुत गला खराब है। हर 5 मिनट में छींक आ रही है, आपको शायद लग भी रहा होगा। मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, छींक लेता हूँ, फिर पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ये हालत है इस समय। बहुत मतलब सुबह से कम से कम मानोगे नहीं आप 30-35 छींके कंटिन्यू। अब 4-4-5-5 आ रही तो एक साथ आ रही, फिर पानी भी पीने का मन नहीं हो रहा है, ऐसा जुकाम हुआ है, सर्दी हुई है। निम्नांकित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? किसे प्रदान किया गया था? किसे? महेश भट्ट, मीरा नायर, सत्यजीत रे, ओपी सिप्पी। तो प्रसिद्ध फिल्मकार थे, उन्हें सत्यजीत रे को ये ऑस्कर दिया गया, लेकिन दिया कब गया? 1992 में। ये 1992 में दिया गया था और कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर इसे माना जाता है। और एक मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि अब तक के अकेले ऐसे भारतीय ने जिन्हें विशेष अकादमी पुरस्कार मिला है। मतलब हॉलीवुड के ऑड्रे हेपनबर्ग ने यह घोषणा करके उन्हें सम्मान दिया था। ठीक है, फिर अगर आप देखो इन्हें, इनकी फिल्मों के अगर नाम से कई बार आपसे पूछा जा सकता है इनकी कुछ फिल्मों के नाम बता दो। तो जैसे एक थी उनकी पाथेर पांचाली, आप लोगों को तो वही सैयारा याद आ रही होगी। अभी ऐसी फिल्म नहीं है, मैंने खुद ही नहीं देखी। अपराजितो, अच्छा, मैं मूवी का कम शौकीन हूँ, मैं देखता नहीं हूँ। ऐसा नहीं, अच्छी चीज़ नहीं, देखनी चाहिए, लेकिन मुझे कम पसंद है। पर्सनली मेरा ओपिनियन है। मैं इंस्टाग्राम पे भी आपको नहीं दिखूंगा। कई बार बच्चों ने कहा है, सर लोग मतलब मुझे कई लोगों ने कहा इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कम से कम बच्चों से कनेक्ट हो जाओगे, तुम पढ़ाते हो, बच्चों से कनेक्ट रहोगे। तो कभी भी विचार बना तो मैं आऊँगा, आप लोगों से कनेक्ट कर लूँगा, आप लोग मुझे वहाँ पे जुड़ जाइएगा। वैसे ज़्यादा एक्टिव मैं दिखूंगा नहीं वहाँ पे, टेलीग्राम पे मैं एक्टिव हूँ, जो बच्चों के मैसेज आते हैं। ठीक है, तो पाथेर पंचाली, अपराजितो और अपूर्व संसार ध्यान रखेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इनकी मूवीज रही हैं। खैर, ये क्वेश्चन हटाओ, भी आगे चलो, देखते क्या इंपॉर्टेंट सवाल है। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, कॉमन सेंस का सवाल, जीके का सवाल है एक प्रकार से, हिस्ट्री के सेंस में आ गया। हिस्ट्री की पीडीएफ में किसने ऐड किए हैं सारे सवाल। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडिश अकादमी द्वारा। ठीक है, अच्छा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई पता है? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है, आपने इनका नाम सुना है? अल्फ्रेड नोबेल। इनकी एक वसीयत थी, उसके अनुसार इसकी शुरुआत 1901 से हुई है। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडिश अकादमी द्वारा ही दिया जाता है। इसका साहित्य का नोबेल, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडिश अकेडमी द्वारा। ठीक है, फिर आप देखोगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमी, इनके चयन के लिए भी स्वीडन संबंधित विज्ञान की जो अकेडमियां हैं, साइंस की जो अकेडमियां हैं, वो कहीं ना कहीं नोबेल पुरस्कार फिर देती हैं। ठीक है, कि शांति का नोबेल पुरस्कार इसके द्वारा दिया जाता है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार अगर आप देखो, शांति का नोबेल पुरस्कार जब आप बात करोगे तो ये दिया जाता है नॉर्वे की एक नोबेल कमेटी है, नॉर्वे की नोबेल कमेटी के द्वारा। तो कम से कम आप शांति का नोबेल पुरस्कार आप नॉर्वे से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये नॉर्वे की एक नोबेल कमेटी द्वारा कहाँ पे दिया जाता है पता है? ओस्लो में। ओस्लो कहाँ पे है? नॉर्वे में ही है, तो ओस्लो में दिया जाता है। कम से कम इतना ध्यान रखें हम लोग, तो यही बहुत है। चलें आगे, चलो हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान नहीं किया गया? तो किसे प्रदान नहीं किया गया, तो इसमें देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू हैं। इसमें आप सी राजगोपालाचारी को देखोगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देखोगे, सीवी रमन को देखोगे।
इन्हें कहीं ना कहीं प्रथम 3 व्यक्तियों को 1954 में 1954 में प्रदान किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी को देखोगे इन्हें मिला है 1955 में, ठीक है, इन्हें मिला है 1955 में, ये अलंकरण मिला था, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई थी, आपसे पूछे तो ध्यान रखना, 1954 में, क्लियर। और सबसे पहले 3 लोगों को कौन मिला है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, सीवी रमन जी को और सी राजगोपालाचारी जी को, तीनों को एक साथ 1954 में दिया गया। चलें आगे, क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करें? चलो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले थे? सबसे पहले इसमें से किसने पाया? अभी आपने देखा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम, अभी देख के आए हो आप, बताने में कोई दिक्कत ही नहीं। इनके साथ सीवी रमन जी को, सी राजगोपालाचारी जी को भी मिला था, ठीक है। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, गोविंद वल्लभ पंत को कब मिला है? तो ध्यान रखना 1957 में, ठीक है। इनको कब मिला है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब मिला? 1962 में, और जवाहरलाल नेहरू को 1955 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलें आगे, चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा, किस विदेशी को 1990 में भारत रत्न मिला है? किस विदेशी को 1990 में भारत रत्न मिला है? तो मिखाइल गोर्बाचोव नहीं, अब्दुल गफ्फार नहीं, यासिर अराफात नहीं, नेल्सन मंडेला। 1990 में इन्हें मिला, वो दक्षिण अफ्रीका के कहीं ना कहीं नेता थे, और मंडेला जी जो थे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक माने जाते हैं जो गैर भारतीय थे, ठीक है। चले आगे, इनका आप देखोगे इन्होंने रंग भेद और नस्ल भेद के विरुद्ध संघर्ष भी किया। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? आशा पूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा या अमृता प्रीतम? तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जो प्रथम महिला साहित्यकार थी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली, वो थी आशा पूर्णा देवी। इन्हें 1976 में यह सम्मान मिला था, ठीक है। और ये कहां की थी? तो आपको पता होना चाहिए, बांग्ला लेखक थी, क्लियर। और इसके साथ साथ आप देखो एक कवियत्री भी थी, ठीक है, क्लियर। इनका एक अगर आपसे पूछे इनका उपन्यास कौन सा था, तो इनका एक उपन्यास था प्रथम प्रतिश्रुति, ये इनका उपन्यास है, ठीक है। और इसे प्रथम प्रतिज्ञा भी माना जाता है, एक इसे माना जाता है प्रथम प्रतिज्ञा भी कह सकते हो, इसे कई जगह पे देखने को मिलेगा, प्रथम प्रतिज्ञा। इसी के लिए इन्हें कहीं ना कहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसी उपन्यास के लिए, क्लियर। अच्छा, क्या अमृता प्रीतम सम्मानित हुई हैं? तो ये भी सम्मानित हुई हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से, और ये पंजाबी है। महादेवी वर्मा ये भी सम्मानित हुई हैं, ये हिंदी की रही हैं, ये भी सम्मानित हुई हैं। और महाश्वेता को आप देखोगे ये भी बांग्ला है, और ये भी सम्मानित हुई है। लेकिन सबसे पहले कौन सम्मानित हुई है? आशा पूर्ण देवी। तो मैं आपसे एक होमवर्क देता हूं आपको, देखो मैं चाहता हूं आप लोग एक्टिव रहो थोड़ा सा मेरे साथ, यार आज तो बोलने में भी दिक्कत हो रही। महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा और अमृता प्रीतम का आप देखना ईयर क्या है, ठीक है। इनका आप एक बार ईयर देख लेना। यार ये बच्चा जी, मैं आपसे एक बार, जो बच्चे क्लास देख रहे हो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ अभी, जो बच्चे क्लास देख रहे हो प्लीज 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 कमेंट में लिख के जाया करो यार, आई विल क्लियर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025। ये आपको कहीं ना कहीं एक अंदर से वो
अच्छा ये कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन भी नहीं है ये जो आप लिख रहे हो, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं याद दिलाता है कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो। पढ़ना है, क्लियर करना है, और केवल अब आपके 23 दिन बचे हैं आज के बाद से, 22 दिन ही मान लो, और इस 22 दिनों में बेटा वो मेहनत आपको करनी है जो मेहनत शायद ही कोई कर रहा हो, वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आप ये क्लियर कर पाओगे। और इसीलिए मैंने टारगेट की व्यवस्था भी शुरू कर दी। जिनको नहीं पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उनके लिए भी सारी चीजें आसान कर दी। तो प्लीज बहुत अच्छे से मेहनत करनी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? किसको सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, लता मंगेशकर जी भी सम्मानित हो चुकी हैं, पंडित रविशंकर जी भी सम्मानित हो चुके हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी सम्मानित हो चुके हैं, बस पंडित जसराज जी भारत रत्न से सम्मानित नहीं हुए। लता मंगेशकर जी को अगर आप देखोगे, इन्हें 2001 में मिला था भारत रत्न। रविशंकर जी के बारे में अगर आप देखोगे, इन्हें 1999 में मिला है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी देखोगे तो इन्हें भी 2001 में मिला है। ठीक है, लता मंगेशकर जी के बारे में सभी को पता है, एक बहुत 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 प्रसिद्ध गायिका रही है, बहुत प्यारा गाती थी। इनके बारे में तो क्या ही शब्द ही कम पड़ जाएंगे। और पंडित रविशंकर जी के बारे में बोलो, विख्यात, बहुत विख्यात सितार वादक रहे हैं। क्लियर क्लियर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में देखोगे, ये सहनाई वादक थे, बहुत विख्यात। क्लियर। और पंडित जसराज जी के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ये कौन है? ये शास्त्रीय गायक है, शास्त्रीय संगीत होता है उससे रिलेटेड है, शास्त्रीय गायक है। और कई पुरस्कार भी इन्हें बहुत मिले, इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, लेकिन इन्हें भारत रत्न नहीं मिला। अब वो अलग बात है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्या कह रहा है? महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार निम्नलिखित के लिए दिया जाता है। यार ये सारे सवाल हिस्ट्री के कर रहे हैं हम लोग। आपको भी लग रहा होगा, रुको एक मिनट देखना तो यार, एक मिनट रुक जाओ यार। यार यहाँ पे नरेंद्र मोहन मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर चल तो रहे यार, गुजरात से संबंध। अच्छा कहीं ना कहीं देखो, ये कल्चर के रिलेटेड सवाल है जो यूपी जीके के कॉन्टेक्स्ट में पूछे गए, या फिर सीधे कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में पूछे गए। तो ये वो वाले सवाल है हम लोग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी भाई कल्चर के क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना आपको, कल्चर के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। कोई नहीं, रिपीट तो होते ही क्वेश्चंस, तो रिपीट होते हैं, आने की संभावना भी रहती है। चलो कल्चर ही कर रहे हैं, कल्चर ही करते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल हमारा कौन सा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओम हरि ओम। भाई साहब आज तो अच्छा खासा जुकाम हुआ है, मैंने नहीं सोचा था ऐसा जुकाम होगा। चलो सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार निम्नलिखित के लिए दिया जाता है। तो किसके लिए दिया जाता है पता है आपको? क्या उन्हें पुरस्कार एथलेटिक्स में उनकी विशेषता के लिए दिया जाता है? तो नहीं, ध्यान रखना ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या लिखा है? खेल कूद में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? नहीं। महिलाओं की बेहतरी के लिए और उनका साहस और पराक्रम के लिए दिया जाता है, और राष्ट्र तथा जनता के लिए उनके योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? स्त्री शक्ति पुरस्कार। ठीक है, तो यानी 3 और 4 सही होगा इसमें, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन नारी शक्ति पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के लिए आप देखोगे, समाज में महिलाओं की बेहतरी के लिए, उनके असाधारण योगदान, साहस, पराक्रम, राष्ट्रहित के लिए दिया जाता है। क्लियर? किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये पूछा जा सकता है आपसे, किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये ध्यान रखना, ये पुरस्कार जो दिया जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हर साल 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया जाता है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं हाँ कुछ नगद राशि भी दी जाती है, लेकिन आपको जो पता होना चाहिए कम से कम ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, कब दिया जाता है, ये ध्यान रहना चाहिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, हर साल 8 मार्च को दिया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिया जाता है। क्लियर? आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलें आगे। चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है? किसे प्रदान नहीं किया गया? तो सीवी रमन जी को मैं बता सकता हूं, इन्हें फिजिक्स के लिए दिया गया। ठीक है, और 1930 में दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए दिया गया था? इन्हें कहीं ना कहीं साहित्य के लिए दिया गया।
इन्हें साहित्य के लिए दिया गया और दिया गया था एग्जैक्ट 1913 मुझे जो याद है। और मदर टेरेसा जी को दिया गया था शांति के लिए, और इन्हें दिया गया है 1979 में। ठीक है, लेकिन यानी सीवी रमन जी को मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला है, मदर टेरेसा को भी मिला है, लेकिन एच.जे. भाभा को नहीं मिला। ठीक है, अच्छा सीवी रमन को फिजिक्स के लिए मिला, लेकिन इसमें आप देखोगे उन्हें मिला है रमन इफेक्ट के लिए, जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है उसके लिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, और किसके लिए मिला है पता? उन्हें मिला है गीतांजलि के लिए। ठीक है, और मदर टेरेसा जी को आप देखोगे मानव सेवा क्षेत्र के लिए मिला। क्लियर? अब एच.जे. भाभा थे कौन? ये आप इनके बारे में देखोगे भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक। क्लियर? अब उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन भारत के महान परमाणु वैज्ञानिकों में इन्हें माना जाता है। तो कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन का हमें याद रहे, रिवाइज कर पाए इसे, तो बहुत है। ठीक है, क्या कह रहा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है किसे? चलो बताओ, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, मतलब किसके लिए दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। ठीक है, चलें आगे। मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे मैग्सेसे पुरस्कार के? क्या इंदिरा गांधी थी? नहीं। क्या टी.एन. शेषन थे? नहीं। क्या किरण बेदी थी? नहीं। विनोबा भावे। विनोबा भावे थे, और इन्हें 1958 में कम्युनिटी लीडरशिप श्रेणी में सम्मान दिया गया। ठीक है, अच्छा विनोबा भावे जी का जन्म कब हुआ है? इनका जन्म 1895 में हुआ था। 1895 में। जैसे आरओ में एक सवाल नहीं आ गया था तुलसीदास जी को लेकर, तो बेटा कुछ भी पूछ सकता है, पीसीएस है, तो जो इन्फॉर्मेशन जैसे मिलती जा रही लेते जाओ। 1895 में इनका जन्म हुआ। ये आप देखोगे महात्मा गांधी के बहुत अनुयायी माने जाते थे। भूमिदान आंदोलन के प्रणेता इन्हें माना जाता है। भूमिदान आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और 1958 में वे पहले भारतीय बने जिन्हें रहमान मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? रहमान मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये नोबेल पुरस्कार जैसा ही माना जाता है, बस ध्यान रखना। ठीक है, और विनोबा भावे को मरणोपरांत 1983 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, क्लियर? इतनी इंफॉर्मेशन अगर एक क्लास में मिल जाए आपको एक एक क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत है। चलें आगे, नेक्स्ट सवाल पे चलें। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उछलते कूदते। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में उत्कृष्टता या योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? आपसे अगर ये पूछ ले, इसकी स्थापना हुई 1958 में। ठीक है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है, इसे रिवाइज कर लेंगे। जितने भी पीवाईक्यू कराते हैं शाम को सोने से पहले प्लीज रिवाइज करना, वरना सब ऊपर से निकल जाएगा, मतलब सब खा जाओगे, याद थोड़ी रहेगा, कितने दिन याद कर लोगे, है ना? इसलिए प्लीज याद करते रहेंगे। महिलाओं के परंपरागत परिधानों
परिधान, ड्रेसेस के बारे में बात की जा रही। राज्यों की एक सूची दी गई है, कौन सा सही नहीं पूछा है। बोकू, मेखला, मुंडू, फेरन। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो बोकू है ना, बोकू ये सिक्किम का है। ये भूटिया समुदाय की महिला पहनती है। एक भूटिया समुदाय की महिलाओं द्वारा पहना जाता है, ठीक है। अगर आप मेखला की बात करो तो ये असम का है। ये पारंपरिक परिधान है वहां का। इसे मेखला चादर के नाम से जाना जाता है। मेखला चादर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर आप फेरन कश्मीर का देखोगे तो ये भी सही है। ये कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी का परंपरागत परिधान माना जाता है। सर्दियों में महिलाओं और पुरुष दोनों द्वारा पहना जाता है। मुंडू ये छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मुंडू जो है वो छत्तीसगढ़ का नहीं, वो केरल का है। क्लियर, केरल का है, छत्तीसगढ़ का नहीं है, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ का कौन सा है? छत्तीसगढ़ का है फिर लुगड़ा। तो बेटा अब ये कल्चर का सवाल था। अब देख लो, क्या आपको पता था ये सवाल? मुझे तो नहीं आता था। मैंने जब सवाल देखा तो मैंने आज पढ़ाने से पहले इसकी डिटेल निकाल ली थी। इतना तो पता ही हो बच्चों को कि बोकू सिक्किम का है और भूटिया समुदाय की महिलाएं पहनती हैं। मेखला असम का है, इसे मेखला चादर के नाम से भी जाना जाता है। फेरन कश्मीर का है, सर्दियों के टाइम पे पहना जाता है और महिला पुरुष दोनों लोग पहनते हैं। मुंडू ये केरल का है। और छत्तीसगढ़ का कौन सा है? लुगड़ा, ठीक है। महिला वेशभूषा है लुगड़ा, जो है महिला वेशभूषा, या साड़ी बोल सकते हो इसे। लुगड़ा या साड़ी भी बोला जाता है एक प्रकार का, लेकिन जो कल्चर से रिलेटेड वर्ड है हमें वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कल्चर रिलेटेड वर्ड आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। एक साइड आपको देखो दिए गए हैं हिंदी साहित्य, उर्दू, संगीत, चित्रकला, कौन किससे संबंधित है? तो हिंदी साहित्य से संबंधित रसखान है, उर्दू साहित्य से संबंधित ज्ञानचंद जैन है, संगीत नृत्य कला से सविता देवी और चित्रकला से सतीश चंद। बिल्कुल सही, सब सही एकदम। रसखान का असली नाम बताएंगे क्या था? रसखान का असली नाम था सैयद इब्राहिम। क्लियर। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के एक तो, अच्छा इनके बारे में पहली बात तो देखा जाए, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ठीक है। फिर अगर ये पूछा जाए किस काल के कवि माने जाते हैं, तो रीतकालीन कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के बच्चों रीतकालीन कवि माने जाते हैं ये, है ना। इनकी कविताओं में आप देखोगे भक्ति, इनकी कविताओं में आप एक चीज देखना, इनकी जो कविताएं हैं मैं लिखे दे रहा हूं, इनकी कविताओं में आपको क्या देखने को मिलेगा? भक्ति देखने को मिलेगी। फिर आपको देखने को मिलेगा श्रृंगार। श्रृंगार ये वर्ड गलत लिख दिया मैंने, अभी सही है। श्रृंगार देखने को मिलेगा। फिर इनके में आप ब्रज जीवन का एक सुंदर चित्रण भी देखोगे, ब्रज के समय का। इनकी प्रमुख रचनाएं जो मानी जाती हैं जैसे प्रेम वाटिका, ठीक है। आप सुजान रसखान भी देखोगे, एक इनकी एक रचना थी सुजान रसखान, ठीक है। अब ज्ञानचंद जैन के बारे में देखा जाए तो ये उर्दू साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक माने जाते हैं, लेखक भी माने जाते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। इन्हें उर्दू साहित्य का अकादमी पुरस्कार भी मिला है। सविता देवी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सविता देवी के बारे में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सविता देवी के बारे में एक बात आपको केवल ध्यान रखनी है, ये शास्त्रीय संगीत जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, है ना। शास्त्रीय संगीत में आप देखोगे एक विधा है जिसका नाम है ठुमरी विधा। इसकी सुप्रसिद्ध गायिका रही है ये, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध गायिका रही और विभिन्न विधाओं में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान एक दिया है। तो कहीं ना कहीं इतना भी, अगर सतीश चंद्र के बारे में देखा जाए तो प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं और राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार भी इन्हें मिला है, लेकिन जिसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे थी मैंने आपको दे दी। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की? सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की? महेंद्र नाथ सिंह, नंद किशोर वर्मा, शिवनंदन नौटियाल, विश्वनाथ मेहता। तो शिवनंदन नौटियाल ने की, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम एक दर्शनीय और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चित्रकला है, एक वैचारिक चित्रकला मानी जाती है।
ठीक है। सत्य मतलब इसका अर्थ मतलब होता था सत्य, शिव या कल्याण और सुंदरता की एक अवधारणा है, वहां से निकल के आती है। तो फिलहाल जो सवाल है बस उतना, अगर इतना भी ध्यान है तो ठीक ही है, इसमें इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल ऑल्ट की स्थापना करी? कहीं ना कहीं देखो कल्चर के ही सवाल आज हम लोगों के लिए आए हैं, ठीक है। जैसे सवाल आ रहे हैं करते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने करी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने करी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अबींद्रनाथ टैगोर ने करी। अबींद्रनाथ टैगोर ने करी थी। कब हुई थी स्थापना? स्थापना कब हुई है? तो 1907 में अबींद्रनाथ टैगोर ने करी, ठीक है। और अच्छा, अबींद्रनाथ टैगोर ने अपने भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर की थी। कहां पे की थी? तो ध्यान रखना, कोलकाता में की थी। पूछ ले अगर। अबींद्रनाथ टैगोर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इनका ईयर ध्यान रख लीजिए, 1871 टू 1951। ये रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इन्हें माना जाता है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रवर्तक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। फिर 1907 में इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर, यानी गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना देखोगे। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में स्वदेशी शैली और एशियाई कलाओं को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत में, मैं लिख देता हूं पूरा ताकि अगर स्टेटमेंट में कुछ आए तो कंफ्यूजन ना हो। भारत में स्वदेशी शैली, भारत में स्वदेशी शैली और एक वर्ड है एशियाई कला, इनको बढ़ावा देना, ठीक है। चले आगे। फिर आप देखोगे इसी संस्था ने रूपम नामक साहित्य कला पत्रिका भी निकाली थी। एक रूपम पत्रिका आई थी, रूपम पत्रिका इसी संस्था के द्वारा निकाली गई थी, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट सवाल पे चलें बच्चा जी कि ना चले? चलने दोगे? चलो सर, चलो चलो, नहीं रोकेंगे। निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा है? तो बेटा निम्नलिखित नृत्यों में जो रास नृत्य है वो गुजरात से संबंधित है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आप देखोगे जो गुजरात का सबसे लोकप्रिय और रंग बिरंगा लोक नृत्य माना जाता है, इसे रास नृत्य माना जाता है। इसी को आप देखोगे कहते हैं डांडिया रास, ठीक है। नवरात्रि के दौरान किया जाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं हाथ में डांडिया यानी डंडी लेकर नृत्य करते हैं। फिर आप देखोगे गरबा है, ये भी एक लोकप्रिय नृत्य है। और ये रास और गरबा ये दोनों गुजरात के बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। अब चेस चूनर है, ये हरियाणा का है, ठीक है। अब विदेशिया ये कहीं ना कहीं बिहार से संबंधित है। और कुचिपुड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश का है और शास्त्रीय नृत्य है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब देखो कुचिपुड़ी यहाँ पे है, अभी हम लोग जब सवाल देख रहे थे पुराने तो यहीं पे भी कुचिपुड़ी आपको दिखेगा, ये देखो। भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसा, बताओ ऐसे ही तो करोगे, ऐसे ही तो करने रहेंगे बेटा, ऐसे ही रिपीट होते हैं सवाल। अब देखो यहाँ पे भी आ गया सवाल, मुखौटा नृत्य किससे संबंधित है? मुखौटा नृत्य जो है किस शैली से संबंधित है? तो कथक कली से संबंधित है, ठीक है। और है कहाँ का है? केरल का है ना, केरल का है, शास्त्रीय नृत्य रूप माना जाता है। साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया का है ना। और इसी में आप देखोगे इसमें भगवान, राक्षस, देवी देवता, भगवानों का, राक्षसों का, देवी देवताओं का तरह तरह का आकृति बनकर, मतलब मुखौटों के माध्यम से डिजाइन प्रस्तुत की जाती, कला प्रस्तुत करी जाती। आंखों में, भौहों में बहुत तरीके के चित्र, रंग भी बनाए जाते हैं, ठीक है। चलें आगे। चलो एक काम करते हैं यार, आज थोड़ा सा मैं सवाल फिर भी मैंने आपको ठीक ठाक करा दिए हैं, एक्सप्लेनेशन भी करा दिया है। कल आपकी 2 आवर की क्लास रहेगी, क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी ज्यादा रखेंगे और प्रयास करेंगे कल ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करें। उसके बाद ये पीडीएफ आपके पास रहेगी। आप डेली, मैं आपसे 100 क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं कहता, मैं आपसे कहता हूं डेली 10 से 15 सवाल इस पीडीएफ से लगाते रहना और रिवाइज करते रहना, बस।
एग्जाम हॉल में देखना, सवाल करके आओगे सब। डेली 10-15 लगाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, डेली 10-15 बस, ज्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के पास और भी टारगेट रहेंगे। चलो फिलहाल के लिए आज की क्लास को मैं यही विराम देना चाहूंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू। और अपना, हाँ, एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि आज लिख के जाओ, आई विल क्लियर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 सर, आई विल क्लियर। और ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये सिर्फ आपकी खुशी का सवाल नहीं, ये उन लोगों की खुशी का भी सवाल है जो आपके पीछे एक सपोर्ट के फॉर्म में खड़े हुए, सपोर्ट के रूप में खड़े हुए। तो प्लीज उनके लिए मेहनत करना, हार मत मानना, इस समय हार मत मारना, मतलब हार मत मान लेना, लग के एक बार मेहनत करो, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान भी रखना, हेल्थ का भी ध्यान रखना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।